हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है परमाणु संरचना प्रारंभिक मॉडल्स। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्लियर मॉडल्स। तो चलिए इस चैप्टर का जो नाम है ना सब सिंपल में, और यह चैप्टर तो 4 है लेकिन यूनिट 2 है। यूनिट क्या है? 2 है। जैसे हमने इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ा है, जो इसके पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ा है, जो पहला नंबर था हमारा कि रासायनिक संयोग के नियम, पहला एक चैप्टर था। तो रासायनिक संयोग का नियम जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, पहला नंबर चैप्टर। और दूसरा नंबर चैप्टर जो हमने पढ़ा था जिसका नाम था मोल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता। और तीसरा नंबर चैप्टर जो हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या था? रस समीकरण मिति एवं रासायनिक सूत्र। 3 चैप्टर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इन तीनों चैप्टर को एक यूनिट कहा गया है। एक यूनिट अर्थात एक यूनिट में हमने 3 चैप्टर पढ़ा है। तो पहले यूनिट में 3 चैप्टर था, आज हमारा दूसरा यूनिट है। कौन सा? दूसरा यूनिट। तो दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर, अर्थात अगर हम शुरू से देखें तो 4 नंबर, बाकी पहले यूनिट का पहला चैप्टर है। अगर हम शुरू से देखेंगे तो चौथा चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, भूमिका, कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में अर्थात परमाणु संरचना में सबसे पहले हमें यही जानना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं E-, प्रोटॉन को हम लिखते हैं P+, और न्यूट्रॉन को हम N से लिखते हैं। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसी के बारे में हम शुरुआत में चर्चा करेंगे और जानेंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए आज हम इसका देखते हैं परिचय, जिसे हम भूमिका कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। जब हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम जानेंगे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, उसके बाद हम जानेंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। जब तीनों समाप्त हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे आगे की समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला नंबर, चलिए देखिए हमने पिछली अध्याय में क्या क्या पढ़ा था। चलिए आप लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा, चलिए पहले मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक लिखवा दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। तो चलिए पहले देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है। तो देखिए परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लिखिए मत आप लोग, बस समझिए शुरुआत में कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह किसने बताया था? यह बताया था डाल्टन ने। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा है कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, हाँ, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह डाल्टन ने बताया था। तो डाल्टन ने यही बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में आधुनिक खोजों, अर्थात आधुनिक खोजों, यहां पर क्या हो गया कि बाद में पता चला कि जो परमाणु है ना, परमाणु का भी क्या होता है, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और भी सारे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और किताब में लिखा गया जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन। तो किताब में आपके 6 नाम लिखा गया है। क्या है? पहला नंबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद है जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन। तो क्या है, 6 पार्टिकल किताब में लिखा गया है। तो बाद में पता चला कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर यह पता चला कि परमाणु क्या है, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। चलिए एक बार नाम और सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन। तो 6 कण आपके बुक में लिखा गया है। तो उनमें से 6 कण तो लिखा गया है, लेकिन परमाणु का मूल कण, परमाणु का मूल कण
परमाणु का मूल कण हम इन तीनों को ही मानते हैं। किनको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। परमाणु तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, जैसे आपकी बुक में 6 नाम लिखा गया है, लेकिन परमाणु का जब पूछा जाए कि मूल कण क्या है तो आपको 3 ही बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन की देखिए खोज कैसे हुई। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, सबसे पहले आपको यही सीखना है। तो 1859 आपको याद रखना है कि सन 1859 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। चलिए, सन 1859 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने क्या किया था, चलिए एक बार पूरा समझ लीजिए कि जूलियस प्लकर ने एक लिया था कांच की विसर्जन नली। विसर्जन का मतलब एक कांच का बंद नली लिया था जो बेलनाकार था। कैसा था? बेलनाकार। तो बेलनाकार कैसा होता है? कुछ इस प्रकार। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया था, एक कांच की नली लिया था और कांच की नली कैसा था? बेलनाकार। देखिए कुछ इस प्रकार था। अभी समझिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा लिखाएंगे। तो सन 1859 में जूलियस प्लकर ने क्या किया था, एक कांच की खोखली नली था, बेलनाकार था और यह बंद था। इसकी लंबाई था 60 सेमी। लंबाई कितनी थी? तो जूलियस प्लकर ने सन 1859 में 60 सेमी का एक कांच की विसर्जन नली, कांच की विसर्जन नली का मतलब पूरा खाली था, कांच की विसर्जन नली को लिया। उसके बाद उसने क्या किया था, इस विसर्जन नली में एक लगा था निर्वात पंप। क्या लगा था? निर्वात पंप। यह निर्वात पंप क्या होता है? निर्वात पंप का कार्य यही होता है, यहां पर एक निर्वात पंप लगा था। निर्वात पंप का काम यही होता है कि इसके अंदर जो गैस अर्थात जो हवा भरा होगा, जो वायुमंडल होगा, उसे क्या करेगा निर्वात पंप, उसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? बाहर। जैसे कांच का क्या है, खोखला क्या है, कांच का खोखला एक बेलनाकार नली है, तो इसके अंदर वायु जो भरा होगा उस वायु को बाहर कौन निकालेगा? निर्वात पंप। तो जूलियस प्लकर ने 60 सेमी का एक खोखला बेलनाकार नली लिया था जिसमें निर्वात पंप लगा था, और उसने एक सिरे पर अर्थात बेलनाकार जो नली है उसके एक सिरे पर यहां पर धातु का प्लेट लगाया था और एक धातु का प्लेट इस तरफ लगाया था। एक धातु का प्लेट इस तरफ लगाया था और एक धातु का प्लेट इस तरफ। इस धातु के प्लेट को, इस धातु के प्लेट को उसने जोड़ दिया था माइनस से। किससे? माइनस से। और अगले नंबर धातु के प्लेट को उसने जोड़ दिया था प्लस से। किससे जोड़ दिया था? जैसा इसे लेकर जाकर बैटरी से, बैटरी के माइनस सिरे से, और अगला नंबर प्लस वाले को बैटरी के प्लस सिरे से। तो बैटरी का यह माइनस सिरा है इसलिए यह क्या हो गया? माइनस। बैटरी का यह प्लस सिरा है इसलिए यह क्या हो गया? प्लस। जो छोटा होता है बैटरी का, जो लिखिए यहां पर छोटा है ना लंबाई, यदि छोटा एक लाइन खींचा गया है इसका मतलब माइनस सिरा है, बड़ा लाइन खींचा गया है इसका मतलब प्लस सिरा है। तो धातु का जो यहाँ पर एक प्लेट लगा था, इस धातु के प्लेट को उसने बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ा था, इसलिए यह क्या हो गया? इस प्लेट पर माइनस, अर्थात यह प्लेट क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और इस धातु के प्लेट को इसने चालक से अर्थात तार से लेकर जाकर किससे जोड़ दिया? बैटरी के धन सिरे से, तो यह धनात्मक हो गया। उसके बाद क्या किया था जूलियस प्लकर ने? क्या किया था उसके बाद? बैटरी में विद्युत धारा क्या किया? प्रवाहित करना स्टार्ट किया। उसके बाद यहीं पर क्या किया? प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोग। तो ध्यान से देखिए, जूलियस प्लकर ने ऐसे ही प्रयोग किया था जिसमें एक नली लिया था जिसकी लंबाई कितनी थी? 60 सेमी। यहां पर एक धातु का प्लेट और यहां पर एक धातु का प्लेट लगाया था। समझ में आया? उसके बाद अभी इसका पूरा डिटेल पढ़ना है। उसके बाद इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए सन 1879। सन 1879
जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। नाम क्या था? विलियम क्रूक्स। एक और वैज्ञानिक आए 1879 में, विलियम क्रूक्स इनका नाम था। विलियम क्रूक्स ने भी कौन कार्य किया? विलियम क्रूक्स ने भी इसी प्रेडिकल को क्या किया? दोहराया। अर्थात जैसे जैसे जूलियस प्लकर ने प्रेडिकल किया था, वैसे ही विलियम क्रूक्स ने भी उसी प्रकार नली जैसे लिया था जूलियस प्लकर ने, जैसे बनाया था नली का आकार 60 सेमी, इधर एक प्लेट धातु का, एक धातु का प्लेट इधर, यहाँ पर बैटरी। इसी प्रयोग को कौन दोहराए? विलियम क्रूक्स ने। और विलियम क्रूक्स ने जब दोहराया इस प्रेडिकल को, तो क्या किया था उसने? इस प्रेडिकल को जब दोहराया तो पूरा क्या था? जैसे जूलियस प्लकर ने किया था उसी प्रकार किया, लेकिन इसने कुछ इसमें नया, अर्थात इसमें नया कार्य करने का क्या किया कि बैटरी जो था, बैटरी में उसने 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्ट का, अर्थात इसमें कितना लाइन का मतलब, वोल्ट का मतलब विभवांतर होता है, तो बैटरी का वोल्ट कितना बढ़ाया? 10,000 वोल्ट। वोल्ट बढ़ाने पर क्या होता है? करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा और बढ़ेगा। तो उसने क्या किया था कि उच्च विभव का इसमें बैटरी लिया और इसमें क्या प्रवाहित किया उसने? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि जो चालक तार लगा गया है, इससे करंट जब इसमें भेजा, तो करंट जब उसने भेजा तो इसमें कुछ देखा। क्या देखा? शुरुआत में सबसे पहले जब करंट गया, आप देखिए प्लस है, तो करंट किससे जाता है? प्लस सिरे से। विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, तो करंट जाता है आई, अर्थात विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, धारा को हम लाइन कहते हैं गांव की भाषा में। तो जो करंट है, करंट प्लस सिरे से जाएगा इधर, और प्लस सिरे से यहां पर जाने के बाद अब बताइए क्या बीच में कोई चालक तार लगा है? नहीं। जब बीच में चालक तार कुछ नहीं लगा है तो क्या करंट यहां से यहां तक कैसे आएगा? तो विलियम क्रूक्स ने जब करंट इसमें भेजा तो यहां करंट आने के बाद क्या हो गया? रुक गया। फिर क्या किया? इसके अंदर जो हवा भरा था, मतलब गैस को जो यहां पर निर्वात पंप लगा था उससे गैस को बाहर निकाल दिया। जब गैस को बाहर निकालेंगे तो इसमें दाब क्या हो जाएगा? कम। जैसे इस पृथ्वी पर क्या है? वायु है, और वायु सभी मनुष्य के ऊपर क्या लगाया है? दाब लगा रहा है। जैसे आप मोटरसाइकिल जब चलते हैं तो देखिए, जब हम तेज से चलते हैं तो हवा का क्या लगता है? दाब। इस समय हम रुके, हम क्या है? इस समय हम बैठे हुए हैं या खड़े हैं, स्थिर है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वायु हमारे ऊपर दाब लगा रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम बाइक से तेजी से चलने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वायु क्या करता है? दाब लगाता है। तो इसके अंदर से क्या किया? निर्वात पंप की सहारे से इसके अंदर से उसने और वायुमंडल को बाहर निकाल दिया। जब वायुमंडल को बाहर निकाला तो अंदर का दाब कितना हो गया? अंदर का दाब हो गया 10⁻⁻² एटीएम। अब सबको पता है कि सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है? 1 एटीएम। कितना होता है? एटीएम को ही कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वातावरण का दाब कितना होता है? 1 वायुमंडलीय से उसने कितना कर दिया? इसके अंदर 10⁻² वायुमंडलीय मतलब एटीएम। विलियम क्रूक्स ने इसके अंदर से हवा मतलब गैस को बाहर निकाला और इसके अंदर दाब कितना कर दिया? 10⁻² एटीएम। जब 10⁻² एटीएम किया विलियम क्रूक्स ने, तो उसने देखा कि जो बीच में इस प्रयोग को अंधेरे में कराया। अंधेरे में जब प्रयोग होगा तो उसने देखा क्या कि यहां से यहां तक माइनस प्लेट और प्लस प्लेट, यहां से लेकर यहां तक एक चमकता हुआ लाइट दिखा। क्या दिखा? चमकता हुआ प्रकाश। जब 10⁻² एटीएम क्या कर दिया? दाब कर दिया, तो उसने देखा कि चमकता हुआ क्या दिखा? प्रकाश दिखा। उसके बाद फिर अगला स्टेप, फिर अगले नंबर में विलियम क्रूक्स ने और इसके अंदर से गैस निकाल दिया। जब और गैस निकाल दिया तो दाब हो गया 10⁻⁴ एटीएम। अच्छा, 10⁻² का मतलब यही होता है 1/100, और 1/100 का मतलब 0.01 एटीएम।
तो शुरुआत में वायुमंडल दाब होता है 1 एटीएम। बताइए 1 एटीएम से और कम हो गया 0.01 एटीएम। 10 घाते -4 का मतलब क्या होगा 0.0001 एटीएम। तो देखिए एक वायुमंडलीय दाब से उसने कर दिया 10 घाते -2 एटीएम। जब 10 घाते -2 एटीएम किया तो उसने देखा इस कांच के नली के अंदर प्रकाश क्या हो रहा था, प्रकाश की पट्टी ऐसे चमक रहा था। और बाद में विलियम क्रूक्स ने इसके अंदर दाब कितना कर दिया 10 घाते -4 एटीएम। 10 घाते -4 एटीएम का मतलब होता है 0.001 एटीएम। जब इतना कर दिया तो उसने देखा कि जो यहाँ पर चमकता हुआ पट्टी दिख रहा था ये चमकता हुआ पट्टी गायब हो गया। और चमकता हुआ जब पट्टी गायब हो गया तो उसने देखा कि जो यह प्लस सिरा है, प्लस सिरा पर अब शुरुआत में 10 घाते -2 जब एटीएम किया था, 10 घाते -2 जब एटीएम क्या किया था, इसका दाब किया था, तब तो पट्टी दिख रहा था। लेकिन 10 घाते -4 जब एटीएम दाब किया पट्टी दिखना बंद हो गया, लेकिन इस प्लस सिरे पर हरे रंग का प्रकाश चमक रहा था। क्या चमक रहा था? हरे रंग का प्रकाश। तो ऐसे जाकर अर्थात शुरुआत में, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले समझिए, तो ऐसे सन 1859 में जूलियस प्लकर ने इसको क्या किया था, इस प्रयोग को किया था। फिर इसी प्रयोग को सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने किया था, जिसमें उन्होंने दाब घटाया। पहले 1 एटीएम होता है वायुमंडलीय दाब, 1 एटीएम से उसने कर दिया 10 घाते -2 एटीएम दाब। जब 10 घाते -2 एटीएम दाब किया तो यहाँ पर प्रकाश का चमकता हुआ एक ऐसे पट्टी दिखा, और कम करके कर दिया 10 घाते -4 एटीएम। तो जो प्रकाश का चमकता हुआ पट्टी दिख रहा था यह गायब हो गया, और धन वाले पर प्लेट पर यहाँ पर क्या हुआ, हरे रंग का इसे प्रकाश चमकता हुआ दिखा। यह प्रयोग किसने किया था? विलियम क्रूक्स ने। फिर बाद में जाकर इसी प्रयोग को सन 1897 में जे थॉमसन ने इसी प्रयोग को फिर किया। एक ही प्रयोग को उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक कर रहे थे, एक ही प्रयोग को क्या कर रहे थे, बहुत सारे वैज्ञानिक। जैसे आज क्या होता है कि एक ही गाने पर जब गाना कोई चलने लगता है ना, तो एक ही गाने पर बहुत सारे बच्चे रील बनाने लगते हैं। ऐसे नहीं होता है, जो गाना चलता है उसी पर सब लोग क्या करने लगते हैं, रील बनाने लगते हैं। उसी समय अभी इलेक्ट्रॉनिक खोज नहीं हुआ था, तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक यही प्रयोग कर रहे थे। तो उसमें जे थॉमसन ने भी 1897 में इसी प्रयोग को किया, और इसी प्रयोग को करने के बाद उन्होंने पाया, जैसे विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया था उसी प्रकार जे थॉमसन ने प्रयोग किया। और जो यहाँ पर एक पट्टी दिख रहा था ना, एक पट्टी, तो प्रकाश का एक किरण था, उसी प्रकाश के किरण का नाम जे थॉमसन ने क्या रख दिया था, कैथोड किरण। जो प्रकाश का एक पट्टी दिख रहा था वो प्रकाश का किरण था, उसी का नाम जे थॉमसन ने क्या रख दिया था, कैथोड किरण। तो ऐसे जाकर कैथोड किरण, फिर बाद में कैथोड किरण का और अध्ययन करने के बाद नाम उस जो चमकता हुआ पट्टी दिख रहा था इसका नाम जे थॉमसन ने क्या रखा था, कैथोड किरण। बाद में कैथोड किरण का गुण का अध्ययन करने के बाद, कैथोड किरण का जब गुण का अध्ययन किया गया तो बाद में पता चला कि कैथोड जो किरण है यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उस पार्टिकल मतलब कण का, उस कण का नाम एक और वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था स्टोनी। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने उस कण का नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। क्या रखा था? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जाकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को किया था। तो जो यह किरण था जे थॉमसन ने कैथोड किरण नाम दिया, और कैथोड किरण के गुणों का अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि कैथोड किरण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इस कण का स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो ऐसे जाकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो चलिए आज, तो पिछली क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई उसके विषय में हमने आपको कुछ बताया था। तो चलिए आज हम क्या करते हैं ना, जो कल आपको पिछली क्लास में हमने समझाया था, चलिए आज मैं उसी को क्या करता हूँ, पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। आप भी साथ में लिखते रहिए और आपका फेयर भी क्या होता जाएगा, तैयार होता जाएगा। तो चलिए आप आज इस क्लास में पहले लिखिए, उसके बाद साथ में हम समझते भी रहेंगे।
तो चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई। चलिए साथ में लिखते रहिए। चलिए पिछली अध्याय में हमने यह पढ़ा था तो भूमिका जो आपको पिछली क्लास में लिखाया गया था उसी में सब लिखना है। भूमिका जो बताया गया था पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। चलिए पिछले अध्याय में हमने यही पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। और चलिए अविभाज्य कण होता है। डाल्टन ने भी यही बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो चलिए पिछली क्लास में और पिछले अध्याय में हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पर लिखा गया है, पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। यह किसने बताया था? डाल्टन का परमाणु के सिद्धांत में डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने भी यही बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। और डाल्टन ने भी यह बताया था कि जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। सब डाल्टन ने बताया था। लेकिन चलिए परंतु आधुनिक खोजों और प्रयोगों से यह बताया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। जिसके कुछ कण जैसे इलेक्ट्रॉन गामा प्रोटॉन गामा न्यूट्रॉन। चलिए और आगे
पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, गामा मेसॉन होते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, मैं यहां पर धीरे धीरे इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको पूरा क्या बनाना है, फेयर बनाना है। तो आप फेयर में भूमिका में, पिछली क्लास में हमने यहाँ ऊपर लिखा था भूमिका, कौन सा चैप्टर है सभी सब कुछ लिखा था, तो यह भूमिका में आपको फेयर में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, परंतु आधुनिक खोजों और प्रयोगों से यह बताया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है जिसके कुछ कण जैसे क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन होते हैं। परंतु चलिए लिखते रहिए, परंतु परमाणु के मूल कण, परंतु परमाणु के मूल कण इलेक्ट्रॉन, गामा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। चलिए यहां पर क्या लिखा गया है कि परंतु परमाणु के मूल कण, परमाणु तो देखिए इलेक्ट्रॉन से भी मिलकर बना है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन से मिलकर बना है, लेकिन परमाणु के मूल कण तीनों को माना गया है, तीन को छोड़ दिया गया। किसको छोड़ा गया है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन, तीनों को छोड़ दिया गया। शुरुआत में जो तीन नाम लिखे गए हैं इन्हीं को परमाणु के मूल कण कहा जाता है। और चलिए यहां पर लिखा गया है कि परंतु परमाणु के मूल कण अर्थात परमाणु के जो मेन पार्टिकल हैं, परमाणु जिनसे मिलकर बना है उसके मुख्य कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इसका एक अपवाद है, चलिए क्या है देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु अपवाद होते हैं। चलिए हाइड्रोजन जो एक परमाणु है यह क्या है, अपवाद। हाइड्रोजन के परमाणु अपवाद होते हैं क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन, चलिए पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। चलिए यहां पर क्या लिखा गया है देख लीजिए, लिखा गया है कि हाइड्रोजन के परमाणु अपवाद होते हैं। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का तत्व है और तत्व का जो परमाणु होता है अर्थात तत्व को ही हम परमाणु कहते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु अपवाद होते हैं क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। आपको पता है पिछली क्लास में आप लोगों ने अणुभार निकालना और बहुत सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भर याद भी किया है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और ऊपर 1 आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, न्यूट्रॉन निकालने की विधि है, ऊपर जो लिखा होता है इसे हम परमाणु भार कहते हैं और नीचे जो लिखा होता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, ऊपर में से माइनस कर दीजिए, जब एक में से एक जाएगा 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है, 0। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अब हाइड्रोजन को छोड़कर आप जितने तत्व लेंगे सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जैसे दूसरा नंबर हीलियम, हीलियम का आपने पढ़ा है 2 और 4, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 4 में से 2 माइनस करिए, 2 न्यूट्रॉन है। इस प्रकार लिथियम, तो लिथियम का हमने पढ़ा है कि 3, 7,
तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 7 में से 3 माइनस कर दीजिए 4। तो जितने तत्व हैं सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन एक अपवाद है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो हमारा क्या है, परमाणु संरचना प्रारंभिक मॉडल्स चैप्टर 4 है। यह इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। यही शुरुआत में पढ़ना होता है और आप कॉपी यदि बना रहे हैं तो कॉपी में शुरुआत में ये सब क्या करिए, लिख लीजिए। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण, देखिए क्या होता है। तो चलिए लिखिए आप लोग कि सन 1859 में, सन 1859 में जूलियस प्लकर ने सन 1859 में जूलियस प्लकर ने एक कांच की खोखली नली लेकर प्रयोग किया जिसमें बेलनाकार विसर्जन नली, बेलनाकार जो खोखला नली है उसी का नाम रखा गया है विसर्जन नली, जिसमें बेलनाकार विसर्जन नली की लंबाई 60 सेमी थी। 60 सेमी थी। तो क्या किया था कि जूलियस प्लकर ने एक कांच की खोखली नली लेकर प्रयोग किया और लिखा गया है कि जिसमें बेलनाकार जो खोखला नली था उसी को हम नाम दिए हैं विसर्जन नली, की लंबाई 60 सेमी थी। और आगे क्या था, इस विसर्जन नली के इस विसर्जन नली के किनारों पर धातु की 2 प्लेट लगाया गया था। धातु की 2 प्लेट या प्लेटों का प्रयोग किया गया था। प्लेटों का प्रयोग किया गया था। प्लेटों का प्रयोग किया गया था। इस विसर्जन नली में निर्वात उत्पन्न करने के लिए इसमें निर्वात पंप चलिए निर्वात पंप को हम कहते हैं वैक्यूम पंप। इसमें निर्वात पंप लगाया गया था।
तो जूलियस प्लकर ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए उसने क्या किया था, ये सब जो यहाँ पर लिखा गया है इसी प्रकार से उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया था। तो लिखा गया है कि सन 1859 में जूलियस प्लकर ने एक कांच की खोखली नली लेकर प्रयोग किया जिसमें बेलनाकार विसर्जन नली की लंबाई 60 सेमी थी। इस विसर्जन नली के किनारों पर धातु की 2 प्लेटों का प्रयोग किया गया था। इस विसर्जन नली में निर्वात उत्पन्न करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया था। तो कैसा चित्र था, चलिए आप लोग इसका चित्र बना लीजिए। कुछ इस प्रकार इसका चित्र भी है। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे विसर्जन नली। एक कांच का खोखला बेलनाकार हम नली बनाएंगे। चलिए इस प्रकार आपको बनाना है। अब ये हमारा कांच का क्या हो गया, विसर्जन नली। चलिए यहां पर हम नाम लिख दे रहे हैं इसका, इसका नाम है विसर्जन नली। ये खोखला है, आकार इसका क्या है, बेलनाकार। आकार कैसा है, बेलनाकार। और इसी में लगा था वैक्यूम पंप। तो आप चाहे ऊपर बनाइए चाहे नीचे, चलिए यहां पर बना लीजिए एक वैक्यूम पंप। चलिए कुछ इस प्रकार से आप इसका क्या बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। ये हमारा था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या है, मतलब यहां से इस विसर्जन जो नली है इसके अंदर से वायुमंडल अर्थात हवा को खींच करके बाहर निकाल करके फिर यहां से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यहां से हवा निकाल कर फिर यहां से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसी का नाम क्या रखा गया है, वैक्यूम पंप। चलिए इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम रखा गया है वैक्यूम पंप। हिंदी में नाम निर्वात पंप लिखा गया है। अब देखिए इस विसर्जन नली में क्या किया गया था, इसके किनारों पर 2 प्लेटों का प्रयोग किया गया था। एक प्लेट यहां पर और एक प्लेट यहां पर। चलिए एक प्लेट यहां पर बना लीजिए। किनारों पर धातु की प्लेटों का क्या किया गया था, प्रयोग। ये हमारा हो गया धातु का प्लेट। अब देखिए, चलिए आपके बुक में भी ऐसा चित्र बनाया गया है। चलिए देखिए आपके बुक में कैसा चित्र है। तो आपके बुक में ऐसा चित्र बनाया गया है और बुक में लिखा भी गया है, जो यहां पर लिखा गया है 60 सेमी। तो चलिए आप लोग भी लिख लीजिए 60 सेमी इसकी क्या है, लंबाई। इसकी पूरी लंबाई 60 सेमी। तो हम भी लिखेंगे। और इस सिरे को जाकर एक बैटरी से जोड़ दिया गया है माइनस सिरे से, और इस सिरे को जाकर एक बैटरी से जोड़ दिया गया है प्लस सिरे से। चलिए हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ेंगे बैटरी से जाकर माइनस सिरे से। तो चलिए माइनस सिरा, चलिए हमारा हो गया माइनस, और इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए यह हो गया माइनस और हो गया प्लस। अब जब बैटरी का यह सिरा माइनस है तो क्या हो गया कि जो माइनस सिरे से चालक तार जाकर इस धातु से जुड़ा था, तो ये पूरा जो धातु का प्लेट है यह भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और यह धातु का प्लेट इस तरफ प्लस है, तो यह भी धातु का प्लेट क्या हो गया, प्लस। और जो प्लस होता है, प्लस जो प्लस है, जो प्लेट है, इसका नाम भी रखा गया है, इसका नाम रखा गया है एनोड। और जो माइनस है इसका नाम क्या रखा गया है, कैथोड। तो इसका नाम रखा गया है कैथोड। तो चलिए नाम लिख लीजिए, इसका नाम है कैथोड। और उसका प्लस वाले प्लेट का नाम क्या रखा गया है, एनोड।
इसका नाम रखा गया है एनोड। तो आपकी बुक में भी ऐसा नाम लिखा गया है कैथोड, और एक तरफ क्या है एनोड। एक तरफ कैथोड, एक तरफ है एनोड। उसके बाद चलिए कैथोड का इंग्लिश में नाम लिख लीजिए, कैथोड, और यहां पर लिखा गया है एनोड। एनोड जो है ऐसा आप चित्र बनाइए, और जैसे बुक में कैसा चित्र दिया कि जो एनोड है, एनोड का प्लेट कैसा है, एक जो झन्नी, झन्नी का मतलब इस तरफ से देखने पर जो उस तरफ क्या हो, इस तरफ से देखने पर आप उस तरफ देख पाए, अर्थात एनोड जो प्लेट है इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हैं। क्या बने हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हैं। जो एनोड है इसमें छोटे छोटे छिद्र बने हैं, जिससे अगर हम इस तरफ से लाइट मारेंगे, प्रयोग हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब इस तरफ से लाइट जो जाए, जिससे लाइट क्या हो जाए, एनोड से पार होकर किस तरफ जाए, जो कांच का दीवार है इससे क्या हो जाएगा, टकराएगा। यह जो है हमारा कैथोड, यह धातु का प्लेट है, एनोड भी धातु का प्लेट है, लेकिन एनोड में छोटे छोटे क्या बने हैं, छिद्र। तो छोटे छोटे जो छिद्र बने हैं इस तरफ से प्रकाश जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे विलियम क्रूक्स का प्रयोग, यही प्रयोग है। तो उसमें हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब इससे लाइट निकल रहा था, एक लाइट निकला था जो पट्टी बना था, और फिर बाद में एक लाइट ऐसा निकला था जो यहाँ पर हरे रंग का क्या बन रहा था, प्रकाश। तो जब इस तरफ से लाइट जाएगा तो एनोड में जब छोटे छोटे छिद्र होंगे जाकर कांच से टकराएगा, और कांच से जब टकराएगा तो कांच से टकराने के बाद कांच से बाहर निकल जाएगा। कांच से बताइए कोई चीज कांच में क्या होता है, आर पार हो जाता है ना, तो आर पार ना निकले इसके लिए एनोड, एनोड की अंतिम दीवार पर, एनोड की अंतिम दीवार पर, यहां पर यह कांच है, इसीलिए एनोड की अंतिम दीवार पर एक पदार्थ लगाया गया है। क्या लगाया गया है, पदार्थ, और उस पदार्थ का नाम रखा गया है जिंक सल्फाइड। इस पदार्थ का क्या नाम है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा जिंक सल्फाइड का ZnS। तो एनोड प्लेट क्या है, एनोड प्लेट है, छोटे छोटे उसमें छिद्र बना है। जब इस तरफ से प्रकाश जाएगा तो एनोड से क्या हो जाएगा, छिद्र से पार करके उस तरफ जाएगा, और जब यह विसर्जन यानी कांच का है तो कांच से बाहर चला जाता है। इसे रोकने के लिए कांच की यहाँ पर एनोड के जो यहाँ पर कांच का जो है नली, इसके अंतिम सिरों पर क्या लगाया गया है, किसका लेप किया गया है, जिंक सल्फाइड का। और जब जिंक सल्फाइड पर पड़ेगा क्या, प्रकाश किरण, तो क्या उत्पन्न करेगा, चमक। जिंक सल्फाइड पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो क्या उत्पन्न करता है, चमक। तो जिंक सल्फाइड पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, चमक। तो जिंक सल्फाइड इस तरफ लगा होता है। तो पूरा चित्र यही है। तो चलिए आप लोग भी चित्र बना लीजिए, इसके बाद हम अब समझेंगे यही विलियम क्रूक्स का प्रयोग। चलिए विलियम क्रूक्स प्रयोग में लिखिए, सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने भी इसी प्रयोग को दोहराया। इसी प्रयोग को दोहराया। सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने भी इसी प्रयोग को दोहराया, और विलियम क्रूक्स ने उच्च वोल्टेज पर तथा निम्न दाब पर इस प्रयोग को
संपन्न किया। तो विलियम क्रूक्स ने इस प्रयोग को कैसे समाप्त किया था अर्थात संपन्न किया था? तो सन 1879 में विलियम क्रूक्स ने भी इसी प्रयोग को दोहराया, लेकिन विलियम क्रूक्स ने उच्च वोल्टेज का मतलब अब बैटरी क्या किया, बैटरी मतलब अधिक, जो ऐसा बैटरी लगाया जिससे अधिक ऊर्जा निकले, जिससे अधिक करंट निकले। तो यहां पर लिखा गया है कि उच्च वोल्टेज पर तथा निम्न दाब का मतलब अभी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हवा भरा है, हवा को धीरे धीरे वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो अंदर का दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो लिखा गया है कि विलियम क्रूक्स ने उच्च वोल्टेज पर तथा निम्न दाब पर प्रयोग को संपन्न कराया। तो देखिए क्या हुआ कि विलियम क्रूक्स के प्रयोगों से निम्न 3 निष्कर्ष प्राप्त हुए। निम्न 3 निष्कर्ष प्राप्त हुए। तीन निष्कर्ष क्या हुए, प्राप्त हुए। विलियम क्रूक्स के प्रयोगों से निम्न 3 निष्कर्ष प्राप्त हुए। चलिए वो निष्कर्ष क्या क्या है? पहला नंबर, चलिए देखिए पहला नंबर हमारा निष्कर्ष क्या है? पहला नंबर कि उच्च वोल्टेज कोष्टक में लिख लीजिए आप 10,000, या कामा लिखा गया है तो 10,000 डायरेक्ट लिख लीजिए वोल्ट। तो उच्च वोल्टेज तथा सामान्य दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कैथोड प्लेट अब देखिए इतना आपको मेन है कि उच्च वोल्टेज तथा सामान्य दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चलिए इतना मत लिखिए, ऐसे ही समझ लीजिए कि धारा प्लस से निकलेगा तो यहां पर जाने के बाद यहां रुक जाता है और कैथोड प्लेट की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित किससे होता है, प्लस सिरे से, और विद्युत धारा का प्रतीक I होता है। तो जब विलियम क्रूक्स ने 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा इसमें क्या किया, सप्लाई किया अर्थात इसमें प्रवाहित किया, तो जब विद्युत धारा यहां पर पहुंचा उसके बाद रुक गया और कैथोड प्लेट की ओर विद्युत धारा जाना क्या हो जाएगा, बंद। भाई यहां से चालक यहीं पर बंद हो गया है ना, यहां से तक तार को जुड़ा है नहीं, जब तार जुड़ा ही नहीं है तो बताइए विद्युत धारा कैसे इधर आएगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि उच्च वोल्टेज तथा सामान्य दाब पर धारा प्रवाहित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत धारा यहां पर आने के बाद रुक जाएगा, अब इधर आएगा नहीं। लेकिन दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, चलिए लिखिए। दूसरा नंबर जब दाब को 10⁻² एटीएम करके उच्च वोल्टेज कोष्टक में लिख लीजिए 10,000
जब दाब को 10 घाते -2 एटीएम करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया गया तो विसर्जन नली में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई दिया। तो दूसरा नंबर, जब उन्होंने क्या किया कि जब दाब को 10 घाते -2 एटीएम करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया तो विसर्जन नली हमारा यही है, विसर्जन नली में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई दिया। चलिए आपके बुक में क्या लिखा गया है, आपके बुक में लिखा गया है कि दाब को 10 घाते -2 एटीएम करके उच्च विभव आरोपित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है जिसका रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपके बुक में ऐसा लिखा गया है, बाकी हमने ऐसा लिख दिया गया है। और जैसे जहां पर एटीएम लिखा गया है, देख लीजिए एटीएम, जैसे हमने यहां पर एटीएम का उपयोग किया है, एटीएम के स्थान पर आप यह भी लिख सकते हैं क्या, यमियम एचजी। ध्यान से देखते रहिए, एटीएम के स्थान पर आप इस मात्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यम एचजी। यम को कहते हैं मिमी, एचजी का मतलब पारा है, एचजी का मतलब पारा। तो एटीएम को ऐसे भी लिखा जाता है, मिमी एचजी। तो जहां पर हमने लिखा है कि जब दाब को 10 घाते -2 एटीएम करके, आप लिख सकते हैं जब दाब को 10 घाते -2 यम एचजी करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है तो विसर्जन नली में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। मतलब यहां से यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक एक प्रकाश की कैसी पट्टी रहेगा, रंगीन पट्टी हमें ऐसे दिखाई देती है, एक प्रकाश की रंगीन पट्टी, पतली पट्टी दिखाई देती है। और तीसरे नंबर में क्या निष्कर्ष निकला, चलिए तीसरा नंबर, तो विलियम क्रूक्स ने ऐसे ही प्रयोग किया था, जब दाब को 10 घाते -4 एटीएम करके उच्च वोल्टेज कोष्टक में लिख लीजिए आप 10,000 वोल्ट प्रवाहित किया गया तो एनोड की कांच की दीवार पर हरे रंग का स्फुरदीप्त दिखाई दिया, या हरे रंग का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया। तो विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया था तो 3 निष्कर्ष निकाला था। विलियम क्रूक्स का यदि आपसे पूछा जाए पेपर में कि विलियम क्रूक्स के निष्कर्ष लिखिए, तो विलियम क्रूक्स के 3 निष्कर्ष आपको लिखना है और तीनों निष्कर्ष हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप कॉपी इसका बना लीजिए। पहला नंबर, उच्च वोल्टेज तथा सामान्य दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या लिखा गया है, दूसरा नंबर, कि जब दाब को 10 घाते -2 एटीएम करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है तो विसर्जन नली में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तीसरा नंबर, जब दाब को 10 घाते -4 एटीएम करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया गया तो एनोड की कांच की दीवार, एनोड की विसर्जन नली की दीवार पर हरे रंग की प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया। इतना पूरा विलियम क्रूक्स ने प्रयोग किया था। और उसके बाद थोड़ा समय वो जानेंगे जे थॉमसन ने क्या किया था। चलिए इसके आगे अब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही। आप क्या करिए, पूरा कॉपी में पूरा का पूरा लिख लीजिए और यह चित्र बना लीजिए।
चलिए तीसरे नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है। नीचे लिखा गया है कि कांच की दीवार हरे रंग का प्रकाश, कांच की दीवार पर, वहां पर आपको लिखना है कांच की दीवार पर हरे रंग का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया। तो क्या करिए, चलिए विलियम क्रूक्स का देखिए, विलियम क्रूक्स का निष्कर्ष तीनों हो गया है, जिसमें पहला नंबर विलियम क्रूक्स के पहले नंबर में ही लिखा गया है कि सामान्य दाब एवं उच्च वोल्टेज प्रवाहित करने पर विसर्जन नलिका में अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला नंबर था। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारा यही है कि जब दाब को 10⁻² एटीएम करके उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया जाता है, तो विसर्जन नलिका में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। विसर्जन नलिका यह पूरा है, तो इसमें क्या हुआ कि जब 10⁻² एटीएम दाब और उच्च वोल्टेज पर क्या किया गया, धारा प्रवाहित किया गया, तो विसर्जन नलिका में एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तीसरा नंबर क्या है, 10⁻⁴ एटीएम, जब दाब को 10⁻⁴ एटीएम करके तथा उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया गया, तो एनोड जो प्लेट है, एनोड प्लेट पर हरे रंग का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया, और जो रंगीन पट्टी था यह क्या हुआ, रंगीन पट्टी दिखाई बंद हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, हरे रंग का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई दिया। तो ये तीनों विलियम क्रूक्स का प्रयोग है, मतलब निष्कर्ष है। तो चलिए अब उसके आगे से हम लिखेंगे और आप भी लिखते रहिए। चलिए आगे से देखिए, आगे से क्या लिखना है, उसके नीचे से लिखिए कि विलियम क्रूक्स जे थॉमसन। चलिए लिखिए नीचे से उसके कि विलियम क्रूक्स विलियम क्रूक्स जे थॉमसन जे थॉमसन तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर चलिए इस प्रयोग को दोहराकर उत्पन्न किरणों के गुणों का अध्ययन किया। उत्पन्न किरणों के गुणों का अध्ययन किया। चलिए आगे, गुणों का अध्ययन किया तथा अपने प्रेक्षणों के आधार पर अपने प्रेक्षणों के आधार पर थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरण नाम दिया। कैथोड
किरण नाम दिया। चलिए देखिए क्या लिखा गया है। विलियम क्रूक्स का 3 निष्कर्ष हमने लिखा दिया। उसमें क्या था कि दूसरे नंबर में एक प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई दिया और तीसरे नंबर में लिखा था कि जो प्रकाश की रंगीन पट्टी था यह दिखाई बंद हो गया और यहाँ पर बल्कि हरे रंग का क्या हुआ, प्रकाश चमकता हुआ प्रतीत हुआ। तो यहाँ पर क्या था, स्फुरदीप पदार्थ का लेप, और स्फुरदीप पदार्थ का लेप जो है वह क्या लिखाया गया था आपको, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा था और यहीं पर हरे रंग का प्रकाश चमक रहा था। और हरे रंग का प्रकाश कैसे चमक रहा था, इधर से प्रकाश की किरण जाकर जब यहाँ पर स्फुरदीप पदार्थ पर टकराया और तब जाकर क्या होने लगा, चमक उत्पन्न हो गया। इधर से प्रकाश की किरण निकला तभी इधर से जाएगा, वहां पर टकराएगा। और जो एनोड है इसीलिए इस पर छोटा छोटा छिद्र बनाया गया है, क्योंकि धातु का है। अगर धातु का रहेगा प्लेट तो प्रकाश किरण पार कैसे होगा, इसीलिए छोटा छोटा छिद्र बनाया गया है जिससे इधर से प्रकाश की किरण जाए और इसे पार होकर के जब जिंक सल्फाइड टकराए तो क्या उत्पन्न करे, प्रकाश। तो जो यहाँ इस तरफ से कैथोड प्लेट से जो प्रकाश निकल रहा था, प्रकाश की किरण, उसी को नाम क्या रखा, थॉमसन ने कैथोड किरण नाम दिया। तो लिखा गया है कि विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन तथा कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर, अर्थात इस प्रयोग को कई वैज्ञानिकों ने दोहराया, उत्पन्न किरणों के गुणों को, जो प्रकाश किरण उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न किरणों के गुणों का अध्ययन करके तथा अपने प्रेक्षणों के आधार पर थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरण नाम दिया। अर्थात जब पूछा जाए कि कैथोड किरण का नाम किसने दिया था, जो कैथोड किरण था वह नाम किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ही उत्पन्न जो प्रकाश की किरण था क्या दिया था, उसका नाम कैथोड किरण दिया था। चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है, उसके बाद हमें पढ़ना है अब कैथोड किरणों के गुण। चलिए अगला नंबर हेडिंग कैथोड। तो कैथोड किरण नाम जे थॉमसन ने रखा था, आपको याद रखना है कि विसर्जन नलिका में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ था उसका नाम जे थॉमसन ने क्या रखा, कैथोड किरण। क्यों रखा, क्योंकि एक कैथोड प्लेट से निकल रहा था ना, इस तरफ से निकल रहा था, इसलिए नाम रख दिया कैथोड किरण। चलिए अगला नंबर हेडिंग है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण। चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब बताइए, कैथोड किरण एक प्रकाश का किरण है ना, कैथोड किरण है क्या है, प्रकाश की किरण का नाम ही तो रखा गया है कैथोड किरण। तो बताइए प्रकाश की किरण हमेशा सीधे चलता है ना, हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में। तो पहला गुण इसका यही लिखा जाएगा कि कैथोड किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पहला नंबर यही लिखा जाएगा। तो चलिए पहले आप लोग इस हेडिंग लिख लीजिए कि कैथोड किरणों के गुण। देखिए कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। चलिए पहला नंबर, चलिए पहला नंबर क्या लिखना है, चलिए पहला नंबर लिखिए कैथोड किरणों के गुण। पहला नंबर कैथोड किरणों के कैथोड किरणों के गुण विसर्जन नली में ली गई गैस, विसर्जन नली में ली गई गैस
कामा ताप, कामादाब, ताप लिखेंगे, कामादाब, तथा तथा इलेक्ट्रोड की धातु की प्रकृति पर, तथा इलेक्ट्रोड की धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते हैं। तो पहला नंबर आपको याद रखना है, यह कैथोड किरण का गुण है। पहला नंबर यही है कि कैथोड किरणों के गुण विसर्जन नली में ली गई गैस, ताप, दाब तथा इलेक्ट्रोड की धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए दूसरा नंबर, कैथोड किरणें, चलिए दूसरा नंबर लिखिए, कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर, कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न होती है? कैथोड से, यहां से उत्पन्न होकर यहां तक जाती है, और जब यहां से टकराती है तो क्या उत्पन्न करती है? चमक। तो कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैथोड किरण कैथोड से उत्पन्न होगा और एनोड की ओर जाएगा, और कैसे जाएगा? सीधी रेखा में। दूसरा नंबर ये है। और पहला नंबर लिखा गया है कि कैथोड किरणें अर्थात कैथोड किरणों के गुण विसर्जन नलिका में ली गई गैस, ताप, दाब तथा इलेक्ट्रोड की धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिए, चलिए तीसरा नंबर, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा नंबर, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। चलिए, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं यदि इनके मार्ग में एक छोटा सा यदि इनके मार्ग
मार्ग में एक छोटा सा पहिया रख दिया जाए, तो ये उसे घुमा देती हैं, अब देखिए इसका कहने का अर्थ यही है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तो क्या प्रकाश के सामने यदि हम कोई पहिया, मतलब हल्का सा एक पहिया होगा, पहिया का मतलब जैसे फिरंगी हवा में नाचता है ना, उसी प्रकार से पहिया होगा। पहिया कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, पहिया ऐसे, और यह ऐसे इस प्रकार होगा, ध्यान देखते रहिए। अब आप कैसे समझेंगे, ऐसे इस प्रकार सा होगा, ऐसे, मतलब कैसे है, कुछ इस प्रकार, जैसे देखिए ये 3 हो गया, ऐसे तीनों है। अब इसमें ऐसे रखा गया है, जैसे देखिए अब इसमें एक इधर प्लेट निकला है छोटा सा, समझ में आ रहा है ना, एक प्लेट इधर निकला है, ऐसे एक प्लेट इधर निकला है, एक प्लेट इधर निकला है, जैसे इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे प्लेट लगा है, ऐसे पर यहाँ पर एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे प्लेट लगा है, एक छोटा सा इधर प्लेट निकला है, एक छोटा सा इधर, एक छोटा। अब जैसे अगर ऐसे प्लेट लगा है और इधर से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पर एक ऐसे इस प्लेट पर एक छोटा सा प्लेट निकला है, जब प्रकाश आएगा तो इस प्लेट पर टकराएगा तो इधर जाएगा, जब घूमते इधर जाएगा, फिर ये वाला आएगा, जब इस प्लेट पर प्रकाश टकराएगा फिर ऐसे क्या हो जाएगा, घूमता जाएगा। तो यह चित्र कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने आपको समझाया। तो लिखा गया है कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, अर्थात कौन, कैथोड किरण। कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। यदि इनके मार्ग में, जैसे हमने आपको समझाया, एक छोटा सा पहिया रख दिया जाए तो क्या होगा, जब इधर से किरण आएगा तो यहाँ पर जो चित्र जैसे हमने आपको अभी समझाया मार्कर लेकर, जब आएगा तो क्या होगा कि कैथोड किरण जब इससे टकराएगा तो ये इधर जाएगा, ऊपर का पहिया इधर आएगा और पूरा पहिया क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो बताइए, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरण जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी तो कण आकर और क्या हो रहे हैं, पहिए के पंखे से टकरा रहा है और पूरा क्या हो रहा है, घूम रहा है। जैसे क्या जो प्रकाश है सूर्य का, उसके सामने यदि ऐसा पहिया रख दिया जाए, क्या घूमने लगेगा, नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म कणों से मिलकर नहीं बना है। प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वह क्या होता है, फोटान होता है और वह ऊर्जा होता है। क्या होता है, जिससे प्रकाश, क्या प्रकाश द्रव्य है, नहीं, प्रकाश द्रव्य नहीं है ना, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश भी छोटे छोटे कण मिलकर बना है, उसे फोटान कहते हैं, और फोटान जो है द्रव्य नहीं है, वो ऊर्जा का पैकेट ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि कैथोड जो है, कैथोड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जिसे पहिया पर यदि ऐसे छोटे छोटे कण आप फेंकिए और इस पर लगता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घूमते जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे कोई पंखा हो गया है, अब आप छोटा सा कण लेकर इसे मारते रहिए धीरे धीरे, यदि उसके पंखे में लगेगा थोड़ा सा क्या होगा, घूमेगा ना। तो इसमें यही लिखा गया है तीसरे नंबर में कि ये कीड़े का मतलब कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। यदि इनके मार्ग में एक छोटा सा पहिया रख दिया जाए तो ये उससे घुमा देती हैं। ये तीसरा नंबर है। चलिए चौथा नंबर लिखिए। ये सब है कैथोड किरण के गुण। चलिए 4 नंबर, ये कीड़े विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ये कीड़े विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र
के द्वारा प्रभावित होती हैं, प्रभावित होती है। और क्या लिखा गया है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड कीड़े कैथोड कीड़े धनावेशित कैथोड कीड़े धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जो यह सिद्ध करती है कि कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कणों से मिलकर बनी होती है। चलिए इसका आपको चित्र बनाना है। चलिए चित्र कैसे बनाएंगे देखिए। इसका चित्र आपको बनाना है। देखिए इस तरफ हमारा कौन सा प्लेट होता है? इस तरफ हमारा होता है कैथोड प्लेट, सबको पता हो गया है और आप सभी को याद हो गया है। इस तरफ हमारा होता है कैथोड प्लेट, और कैथोड प्लेट जाकर माइनस जुटा था, तो कैथोड प्लेट माइनस होता है, सभी को पता है। और इधर हमारा क्या जुटा था? एनोड प्लेट। एनोड प्लेट में क्या था? छोटा छोटा छिद्र बना था, तो छोटा छोटा आप ऐसे छिद्र बना लेंगे। और इधर क्या लगा था? स्फुरदीप पदार्थ का लेप। तो चित्र आपको बनवाया गया था। हम आप चित्र को याद है आप सभी को चित्र कैसे बनाना है? चलिए ये हमारा क्या है? प्लस। अब देखिए इसमें क्या है? बाकी बैटरी से जैसे जोड़ा गया था, आप इतना ही चित्र बनाना है, क्योंकि हमें इसमें क्या समझना है कि ये कीड़े का मतलब कैथोड कीड़े। बताइए लिखा गया है कि यहाँ पर कैथोड कीड़े कैथोड से उत्पन्न होकर, कैथोड कौन है? कैथोड इस तरफ का, इस प्लेट माइनस प्लेट का नाम है कैथोड प्लेट, और प्लस इसका क्या नाम है? एनोड प्लेट। तो क्या लिखा गया है कि कैथोड कीड़े कैथोड से उत्पन्न होकर, कैथोड कीड़े कहां से उत्पन्न होगा? कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती है। अर्थात कैथोड किरण इधर से निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा? कैथोड किरण, ऐसे इधर से कैथोड किरण निकलेगा। लेकिन लिखा गया ये कीड़े विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होती हैं। यदि जैसे एक क्या हो गया? बेलनाकार कांच का नली है, यदि इस तरफ एक चुंबक लगा दिया जाए और इस तरफ नीचे, ऊपर नीचे, यह क्या है? इसे गोला सा
ये जो है एक क्या सिलेंडर की तरह गोला सा है ऐसे, विसर्जन नली, ऊपर नीचे क्या लगा दिया, चुंबक लगा दिया जाए, तो जो कैथोड किरण है वह मुड़ जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे कहा गया है कि यदि विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र का मतलब एक प्लेट ऊपर लगा दिया जाए ऐसे और एक प्लेट नीचे ऐसे, प्लेट जैसे यहां पर प्लेट लगा है, यदि एक प्लेट ऊपर नीचे लगा दिया जाए और यह प्लेट, इस प्लेट को जोड़ा जाए प्लस से, तो यह प्लेट क्या हो गया है, यह पूरा प्लेट धनात्मक हो गया है। क्या हो गया है, धनात्मक। ऐसे यह प्लेट जुड़ा है प्लस से, बैटरी के प्लस से जुड़ा है, और यह प्लेट माइनस से जुड़ा है, तो यह हो गया है ऋणात्मक। क्या हो गया है, ऋणात्मक। देखिए अब यहां पर स्थापित हो गया है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के लेके चुंबक के जब हम पास जाएंगे तो दूसरा चुंबक या लोहा क्या होता है, आकर्षित होता है ना, तो ऐसा आभास होता है कि चुंबक क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित, उसके क्षेत्र का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब उच्च वोल्टेज पर एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर लगाकर और प्लस माइनस जोड़ा जाता है, यदि आप इसके बीच में भी कोई लोहा लेकर जाएंगे तो यह भी क्या हो गया, तो इधर या तो इधर क्या होने लगेगा, चुंबक की तरह काम करता है विद्युत क्षेत्र। जैसे जो बड़ा बड़ा क्या होता है, आप देखेंगे टावर, उसका भी जो तार होता है बहुत दूर से ही वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर खींचता रहता है, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न रहता है, विद्युत क्षेत्र। तो क्योंकि उसका उल्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा, उसमें लाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही यह प्लस माइनस सिरा है, और यह क्या है, बहुत उच्च वोल्टेज का इसमें क्या लगा रहता है, बैटरी से इसे जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या उत्पन्न हो गया है, विद्युत क्षेत्र। तो लिखा गया है कि ये कीड़े का मतलब कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होती हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। जो एक कैथोड किरण है, ये सब, ये कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट मतलब इधर, यहां जैसे पहुंचेगा धीरे धीरे इधर मुड़ जाएगा, ऐसे ऊपर, इधर मुड़ जाएगा ऊपर। तो कैथोड किरणें किधर मुड़ जाएंगे, सभी लोग ऊपर मुड़ जाएंगे। इससे यह लिखा गया है, जो यह सिद्ध करती है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। बताइए यदि कैथोड किरण प्लस की ओर जा रहा है तो प्लस से बताइए माइनस क्या कर, माइनस आकर्षित होता है ना, प्लस माइनस आकर्षित होता है। जब कैथोड किरण गया किधर, जब कैथोड किरण गया प्लस प्लेट की ओर, इससे यह सिद्ध हो गया कि कैथोड किरण माइनस होता है, अर्थात ऋण आवेशित होता है। कैथोड किरण क्या होता है, ऋण आवेशित, क्योंकि प्लस की ओर माइनस से क्या होता है, आकर्षित, माइनस की ओर क्या होता है, प्लस होता है, आकर्षित। तो यहां पर यही लिखा गया है कि इससे यह सिद्ध करती है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और कैसे, यहां पर सिद्ध कैसे हुआ था, एक ऊपर लिखा गया है कि ये कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इनके मार्ग में एक छोटा सा पहिया रख दिया जाए तो ये उसे घुमा देती है। जब पहिया, यदि पहिए पर आप छोटा छोटा कण मारेंगे तो पहिया घूमेगा। तो समझ में आया। तो इस जो तीसरा नंबर है, इससे यह निष्कर्ष निकला था कि कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और चौथे नंबर से यह निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरण जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वह ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित। चलिए अगला नंबर, आप लोग पहले से चित्र बना लीजिए, चित्र ऐसे ही आप लोग बना लीजिए। चलिए 5 नंबर चित्र आप बनाते रहिए। 5 नंबर, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं। कैथोड किरणों को हम देख नहीं सकते हैं। कैथोड किरणें कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, परंतु विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में
परंतु विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस को आयनित कर देती है। भरी हुई गैस को आयनित कर देती है। चलिए, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, कैथोड किरणों को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु विसर्जन नली में भरी हुई गैस, जो इसमें गैस भरा होगा, जैसे अगर हीलियम गैस भरा होगा, क्या भरा होगा? हीलियम को। ध्यान सुनते रहिए, अगर इसमें विसर्जन नलिका में हीलियम गैस भरा होगा, हीलियम का प्रतीक He, यदि इसमें हीलियम गैस भरा गया है, सुनते रहिए, और अभी इसे बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, जैसे इसे उच्च वोल्टेज, हमने आपको बताया था 10,000 वोल्टेज, जैसे इसे उच्च वोल्टेज से जोड़ने पर जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो इस जो प्लस और माइनस है, तो क्या होगा? जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और बताइए यहां से क्या उत्पन्न होगा? कैथोड किरण। तो कैथोड किरण जैसे विसर्जन नलिका में उत्पन्न होगा, इसमें भरा हुआ हीलियम गैस आयनित हो जाएगा। हीलियम गैस आयनित होने का मतलब, शुरुआत में तो हीलियम रहेगा, बाद में हो जाएगा He++, ये आयनित हो गया। आयनित होने का मतलब हीलियम के अंदर से क्या निकल जाएगा? अब वही तो हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम गैस अगर इसमें भरा है, तो हीलियम गैस का प्रतीक होता है He, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? He के ऊपर प्लस। यदि इसमें हाइड्रोजन गैस भरा है H, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे विसर्जन नलिका को, जैसे ही इससे कैथोड किरण निकलेगा, तो H से हो जाएगा H+। क्या हो जाएगा? H+। तो क्या होता है कि लिखा गया है कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, परंतु विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस को क्या कर देती है? आयनित। अर्थात शुरू में इसके ऊपर कोई आयन नहीं होगा, जैसे ही कैथोड किरण इसमें जाएगा तो क्या कर देगा? इसे आयनित। देखिए, इसके ऊपर आपको पता है H के ऊपर प्लस होता है, H के ऊपर 2 प्लस होता है, तो क्या कर देगा? इसे आयनित। क्लोरीन भी एक गैस है, यदि क्लोरीन गैस इसमें भरा होगा, तो क्लोरीन गैस के ऊपर क्या होता है? एक माइनस, तो Cl से हो जाएगा Cl-। यही है। चलिए अगला नंबर देखिए क्या है। ये सब हमारा है कैथोड किरण के गुण। चलिए अगला नंबर आपको याद रखना है, चलिए अगला नंबर है कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। 6 नंबर, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं तथा ये स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त, चलिए एवं प्रतिदीप्त पदार्थ से टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। और आपको शुरू में बताया गया है कि कैथोड किरण जो है, कैथोड प्लेट से निकलेगा, और एनोड जो दीवार है इस पर क्या लगा होता है? जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड का नाम रखा गया है स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ। जैसे ही कैथोड किरण उससे टकराएगा जिंक सल्फाइड से, क्या उत्पन्न करेगा? चमक। तो अगला नंबर में ही तो लिखा गया है कि कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब जैसे पहले जब फोटो खींचा जाता था उसमें क्या लगा रहता था? रील।
क्या लगा रहता था? रील। जब फोटो पहले समय में फोटो डायरेक्ट नहीं निकलता था, उसमें रील भरा होता था प्लास्टिक का, और रील में फोटो आता था भूत की तरह रील में। तो क्या उसमें क्या रहता था? प्रकाश निकलता था, तो प्लास्टिक जो है उससे क्या करता था, उसमें जाकर उससे प्रभावित कर देता था। तो यही लिखा गया है, कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफी प्लेट का मतलब पहले समय में फोटो बनता था तो एक फोटोग्राफिक प्लेट प्लास्टिक का होता था, और उसमें भी प्रकाश ही जाता था, और तब मनुष्य का उसमें चेहरा पूरा भूत की तरह दिखाई देता था। और लिखा गया है, तथा इसे स्फुरदीप्त एवं प्रदीप्त पदार्थ से टकराकर चमक उत्पन्न करती है। तो यही सब हमारा क्या है, कैथोड किरणों के गुण। चलिए निष्कर्ष में देखिए, चलिए निष्कर्ष में लिखिए कि उपर्युक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है उपर्युक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो कैथोड किरणों का जब आपको गुण बताया गया अभी, तो कैथोड किरणों के गुण आप जब अध्ययन किए तो उसी से हमें पता चला कि कैथोड किरण क्या होती है, ऋणावेशित। तो लिखा गया है कि उपर्युक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को वैज्ञानिक स्टोनी ने, चलिए आगे लिखिए, इन कणों को वैज्ञानिक स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन कहा। आगे लिखना है, तथा इनकी खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन को जाता है। जब प्रयोग विलियम क्रूक्स का प्रयोग आपको बताया गया, तो विलियम क्रूक्स के प्रयोग में जो रंगीन प्रकाश की पट्टी निकली थी, जो प्रकाश का किरण निकला था, उसका नाम जे थॉमसन ने क्या रखा था, कैथोड किरण। और कैथोड किरण का गुणों का अध्ययन करने पर यह पता चला कि
कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और इन ऋण आवेशित कणों का नाम वैज्ञानिक स्टोनी ने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, लेकिन लिखा गया इनकी खोज का श्रेय जे थॉम्सन को जाता है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज या कैथोड किरण का खोज किसने किया? जे थॉम्सन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? स्टोनी। स्टोनी ने नाम रखा तो था इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉम्सन। तो यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन। कैथोड किरण का नामकरण और कैथोड किरण की खोज किसने किया था? जे थॉम्सन। और इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? स्टोनी ने। तो स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, बाकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉम्सन को जाता है। यहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण पूरा सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला नंबर देखिए और आगे, जे थॉम्सन। तो यदि आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन ऊपर यही लिखा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? उस समय इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन तो नहीं था। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? किसने रखा था? तो ऊपर लिखा गया है किसने रखा था। उसका उत्तर क्या है? वैज्ञानिक स्टोनी ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? किसने किया था? तो हम बताएंगे जे थॉम्सन। जे थॉम्सन। और जब इलेक्ट्रॉन अर्थात कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बना था, तो उस छोटे छोटे ऋणावेशित कणों का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। तो उस समय अभी इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता नहीं चला था। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब चार्ज और मास के बारे में पता नहीं था। तब जाकर बाद में जे थॉम्सन ने जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान बताया था। तो शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उस समय इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, किसी को नहीं पता था। दुनिया में पता नहीं था इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो जे थॉम्सन का श्रेय भी जाता है खोज का, और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान बताया था। जे थॉम्सन ने एक प्रयोग किया था। जे थॉम्सन ने क्या किया था? प्रयोग किया था। जे थॉम्सन ने प्रयोग कैसे किया था, ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं आपको चित्र बताऊंगा। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्या लिखा गया है? द्रव्यमान का अनुपात का मतलब बटा द्रव्यमान। तो शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का खोज नहीं हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यह होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह होता है। लेकिन उस समय अभी शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तुरंत, तो किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। तो सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का मान बताया था 1.7588 × 10⁻11
और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। किग्रा मतलब किलोग्राम। तो सर्वप्रथम जे थॉम्सन ने एक प्रयोग करके एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1.7588 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा। यह किसने शुरुआत बताया था? जे थॉम्सन ने। एक प्रयोग किया था, अभी मैं आपको चित्र बनाऊंगा, आपके बुक में दिया भी गया है कि प्रयोग कैसे जे थॉम्सन ने किया था। और एक वैज्ञानिक, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था मिलिकन। क्या नाम था? मिलिकन नाम था उनका। मिलिकन ने क्या किया था, चलिए देख लीजिए। पूरा नाम उनका है, मिलिकन का पूरा नाम R.A. मिलिकन, पूरा नाम है R.A. मिलिकन। चलिए पूरा नाम R.A. मिलिकन, R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान अपने प्रयोग द्वारा बताया, अपने प्रयोग के द्वारा बताया। तो उस समय जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब जे थॉम्सन ने प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का मान इतना बताया था, 1.7588 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान अपने प्रयोग के द्वारा बताया। R.A. मिलिकन ने भी एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने एक तेल का बूंद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तेल के बूंदों का प्रयोग किया। अभी मैं आपको उसका बताऊंगा प्रयोग। तो R.A. मिलिकन ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के माध्यम से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह होता है 1.602 10⁻−19 कूलाम। क्या होता है? R.A. मिलिकन ने यही बताया था कि मान होता है 1.602 गुणित 10⁻−19 कूलाम। यह किसने बताया था? R.A. मिलिकन ने बताया था। जब जे थॉम्सन ने आवेश और द्रव्यमान का मान बता दिया, R.A. मिलिकन ने आवेश का मान बता दिया। जब आवेश का मान पता हो गया, जब यहाँ पर हम आवेश का मान रखेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? द्रव्यमान। जब E का मान पता चल गया तो E का मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए और यह मान नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, और जब हम इसमें इसका भाग देंगे क्या पता चल जाएगा? इसका द्रव्यमान। तो जब जे थॉम्सन ने आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बता दिया, R.A. मिलिकन ने एक प्रयोग करके इसका आवेश बता दिया, तो इन दोनों समीकरण से, इन दोनों मान की सहायता से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऑटोमेटिक ज्ञात हो गया। कैसे ज्ञात हो गया देख लीजिए। चलिए E बटे m का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यह जे थॉम्सन ने बताया था सबसे पहले 1.7588 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा। आवेश का मात्रक कूलाम, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा। और R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश जब बता दिया इतना, तो यही मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। 1.602 गुणित 10⁻−19 बटे में m बराबर 1.7588 गुणित 10⁻11। यह मान नीचे आ जाएगा, यम उस तरफ भेज दीजिए। यम बराबर 1.602 गुणित 10⁻−19, यह मान नीचे आ गया और यम हमने उस तरफ लिख दिया, तो सीधा करके इस तरफ लिख दिया। यम बराबर 1.602 गुणित 10⁻−19 बटे में लिखेंगे 1.7588 और गुणित 10⁻11। अब 10⁻11 को ऊपर भेजिए, 10⁻−11 तो -19 और 10⁻−11, जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। 19 और 11 कितना हो जाएगा? 19 और 11। तो कहने का यह ऐसे हो गया 10⁻30
और इसका भाग देंगे। तो पूरा हल करने के पश्चात अर्थात इसको हम पूरा जब भाग करेंगे, अभी इसका भी भाग करना है ना जो आगे लिखा गया है, तो भाग करने के बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही प्राप्त हुआ 9.1 गुणित 10 घाते -31। पूरा भाग करने के बाद हमने तो सिर्फ इतना हल किया था ना, अभी भाग देंगे तो दशमलव को जब थोड़ा इधर से उधर लेकर जाएंगे ऑटोमेटिक 10 घाते क्या हो जाएगा -31 किलोग्राम। तो कहने का अर्थ है शुरुआत में इलेक्ट्रॉन का आवेश का कोई खोज नहीं किया था, मिल्कान ने आवेश का खोज किया इलेक्ट्रॉन के, जे थॉम्सन ने आवेश बटे द्रव्यमान का खोज किया था, और जब हमने इन दोनों को हल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का क्या प्राप्त हो गया, द्रव्यमान भी। तो याद कर लीजिए यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, चलिए यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, यहाँ पर लिखा गया है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात किसने बताया था, जे थॉम्सन, यहाँ पर लिखा गया है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किसने किया था, R.A. मिल्कन ने किया था। तो आवेश आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है 1.602 और गुणित 10 घाते -11, आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है इसलिए यहाँ पर माइनस भी कुछ लोग लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है, ऋणावेशित, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा जाता है। तो क्या करना है कि जब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो सभी लोग बताते हैं -1.6, इतना ही याद करते हैं -1.6 और गुणित 10 घाते -19। जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणित 10 घाते -31 किग्रा। तो आवेश और द्रव्यमान इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए इतना लिखिए। तो जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताया था। E/m का मान आपको याद रखना है। E/m का मान बताया था 1.7588 गुणित 10 घाते 11 कूलाम प्रति किग्रा। यह किसने बताया था, आपको याद रखना है, जे थॉम्सन ने बताया था। तो जे थॉम्सन ने E/m का मान कैसे बताया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो जे थॉम्सन का प्रयोग का यहाँ पर देखिए हमने चित्र बना दिया है। कैसे बनाया था, जे थॉम्सन ने एक ट्यूब लिया था और ट्यूब एक ऐसा है जिसे टार्च की तरह है, जिससे कॉनिकल फ्लास्क होता है, आपने देखा होगा रसायन विज्ञान में। तो इधर क्या थोड़ा पतला है, बाकी इधर जाते ही से फैल गया है। इसमें क्या किया था, कांच का हमारा क्या है, एक ट्यूब है और किस प्रकार है, जैसे टार्च। सामने जो कांच की दीवार है इस पर लगा है स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्फुरदीप्त पर्दा। और स्फुरदीप्त पदार्थ क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया है जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब क्या होता है, यदि इस पे कैथोड किरण जाएगा तो यहाँ पर उत्पन्न करेगा चमक, और हमें पता चलेगा कि अगर यहाँ पर चमक रहा है मतलब कैथोड किरण इधर जा रहा है, जब यहाँ पर पड़ेगा यहाँ पर चमक उत्पन्न करेगा मतलब कैथोड किरण ऐसे जा रहा है। तो क्या किया था, जे थॉम्सन ने ऐसे ही क्या किया था, प्रेडिकल अर्थात प्रेडिकल किया था। उसने इधर लगाया था क्या, इधर लगाया था एनोड प्लेट, इधर लगाया था ये क्या है, कैथोड। कैथोड प्लेट, माइनस को कैथोड कहते हैं, प्लस को क्या कहते हैं, एनोड। तो कैथोड से निकलता है कैथोड किरण। ये हमारा क्या निकल रहा है, हमारा निकल रहा है कैथोड किरण। अब एनोड की प्लेट के बीच में छोटा सा छिद्र बनाया था, तो जब इधर से कैथोड किरण बहुत सारे निकलेंगे तो जो छोटा सा छिद्र है उसी से पास होकर उस तरफ क्या चला जाएगा, कैथोड किरण। और कैथोड किरण को हम इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा इस तरफ, अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऊपर नीचे करने के लिए लगाया था एक इधर धनात्मक प्लेट और उधर ऋणात्मक प्लेट। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड किरण माइनस होता है, तो माइनस प्लस की ओर आकर्षित होगा। आवश्यकता के अनुसार जे थॉम्सन इसे ऊपर भी कर सकते थे और नीचे, और लेकिन नीचे, इससे नीचे कैसे आएगा, इससे नीचे करने के लिए उन्होंने लगाया था मैग्नेट। मैग्नेट का उस तरफ का सिरा है नॉर्थ और इस तरफ का सिरा क्या है, साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या किया था कि जे थॉम्सन ने ऐसे ही क्या किया था, एक सेट किया था अपने प्रेडिकल में उपकरण। अब इसमें उसने क्या किया, उसने
इस धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट को ऐसा एडजस्ट किया और चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को ऐसा एडजस्ट किया कि ना ऊपर या ना नीचे होकर वह सीधा कहां पर था, यहीं पर। मतलब जो कैथोड किरण था ऊपर और नीचे न जाकर के ऐसा उन्होंने सेट किया था। लिखिए, यह प्लस माइनस प्लेट ऊपर ले जाएगा और नॉर्थ और साउथ किसे ले जाएगा, नीचे। तो ऐसा उन्होंने एडजस्ट किया था, ना यह ऊपर जा सके और ना यह नीचे, बीच में जाकर क्या हो जाए, अटक जाए, मतलब रुक जाए बीच में। तो उन्होंने क्या किया था कि ऊपर नीचे अर्थात नहीं जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम आगे आप 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर ले जा रहा है, नीचे। तो उन्होंने ऐसा एडजस्ट किया कि ना तो यह ऊपर जा सके ना नीचे जा सके। तो क्या हो गया कि एक दूसरे से संतुलित हो गया, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा सके, यहाँ पर संतुलित हो गया, रुक गया। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात से, ध्यान अगर पूछा जाए आपसे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान मतलब कैसे निकाला, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में डिवाइड किया। तो इससे पता चला इलेक्ट्रॉन का आवेश और मास, और भाग देने पर उससे पता चला था 1.7588 और गुणते में 10⁻11 कूलाम प्रति की तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भाग देने पर मान चला था। तो बाकी हमने तो आपको बता दिया है कि मान क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा चित्र समझना था कि जे थॉमसन ने कैसा चित्र का उपयोग किया। तो ऐसे ही चित्र बनाया गया था जिसमें चुंबक का भी प्रयोग किया गया है, मैग्नेट का भी और प्लेट का भी प्रयोग किया गया है। इधर है कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट, कांच का ट्यूब है एक टार्च की तरह। चलिए थोड़ा सा इसमें लिखना हो लिख लीजिए। आपकी बुक में लिखा गया है कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर, तो आपके पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपको समझना है कि कैसे प्रयोग किया था। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाकर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाकर विद्युत आवेश E तथा द्रव्यमान m के विद्युत आवेश कोष्टक में E तथा द्रव्यमान m के अनुपात का निर्धारण किया, और थोड़ा सा आप बुक से भी पढ़िए। अनुपात का निर्धारण किया। भाई आदर्श यार क्यों हंस रहे हो, का निर्धारण किया। चलिए थोड़ा आपको बुक पढ़ना है। तो क्या किया था, देखिए यहां पर लिखा गया है आपकी बुक में कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाकर, विद्युत क्षेत्र भी लगाया था और क्या लगाया था, चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर नीचे विद्युत क्षेत्र है और साइड में चुंबकीय क्षेत्र लगाकर विद्युत आवेश E तथा द्रव्यमान m के अनुपात का निर्धारण किया था। तो इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा चित्र का प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हाँ पेपर में पूछा जाएगा E/m का मान, E/m का मान आपको याद रखना है। ये सब हम इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। अगली क्लास से हम देखेंगे अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज। एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे समस्थानिक, समधारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो चलिए चित्र बना लीजिए आप।